सम्मानित सरपंचगण, ब्लॉक समिति के सभी मेरे साथी और चेयरमैन, हमारी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, लगातार चुनाव में कार्यक्रम पे कार्यक्रम लगे हुए। मैं तो सुभाष को बोल रहा था कि स्वागत का छोड़ दे यार, मैंने 2 बात बोलनी है, बोल के जाने देना। अगले भी कार्यक्रम में 1.5 घंटा लेट यहीं से हो। दोस्तों, हिंदुस्तान में 60 साल तक कांग्रेस की हुकूमत रही। 60 साल की कांग्रेस की हुकूमत में आप उनसे पूछिए कि आपने इस देश के गरीब आदमी के लिए कौन सा एक ऐसा काम किया जिसको आप लोग उपलब्धि के नाम पर इस देश की जनता के सामने रख सकते हो। एक काम नहीं गिना सकते। अगर उनसे ये कहे कि 60 साल के शासन में आप बताइए आपने हिंदुस्तान के तमाम किसानों के लिए कौन सा एक ऐसा काम किया जिसको आप उपलब्धि के नाम पर इस देश के लोगों के समक्ष रख सको, एक भी काम नहीं बता पाएंगे। कितनी अद्भुत बात। जब हमारी कहीं किसी कोने में सरकार भी नहीं थे, तब भी ये कांग्रेस के लोग हम लोगों को एक बात कहा करते कि बीजेपी वाले, ये कांग्रेस, ये किसान विरोधी लोग हैं, ये बीजेपी वाले, ये गरीब विरोधी लोग हैं। सरकार हमारी कभी आई नहीं। पहले इस देश में एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया, और वो इसलिए किया सोच समझ के कि और कोई देश में ऐसा दल नहीं जो कभी सत्ता में आ जाए, और यही दल है जो देर सवेर कभी सत्ता में आ सकता है। और अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो 50 साल से पहले इस देश में से हिलेंगे नहीं। इसलिए बिना सरकार आई कहना शुरू कर दिया ये गरीब विरोधी है, ये किसान विरोधी है। मगर दोस्तों, आपको पता है, अगर इनसे पूछो कि तुमने गरीबों के लिए क्या काम किया, तो ये कहते हैं कि हमने गरीब आदमी के लिए इस देश में बीपीएल की व्यवस्था को खड़ा किया। मगर ये बीपीएल की व्यवस्था हिंदुस्तान के हर गरीब आदमी के लिए खड़ी की क्या? एकदम मना कर गए, और मना करके कहा कि हम तो जो एससी समाज के मेरे ऐसे भाई बहन हैं जिनके घर की छत पक्की ना हो, जिसके घर में बिजली का कनेक्शन ना हो, जिसके घर में मोटरसाइकिल और टेलीविजन ना हो, और जिसकी इनकम 1,20,000 रुपए से ज्यादा ना हो, ऐसे लोगों को हम लोग बीपीएल की व्यवस्था देते हैं। कितनी जाति की 60 साल तक कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ की बात कहने वाले लोग इतनी शर्तें रखकर सिर्फ एससी समाज के लोगों को भी ये पूरी व्यवस्था नहीं दे पाए। 60 साल का अरसा कम नहीं होता, डूब के मर जाना चाहिए था। पहली बार आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बने, और हमने सरकार बनते हिंदुस्तान में से जाति पाति के सारे बंधन तोड़ के हमने एक व्यवस्था को लागू कर दिया। और व्यवस्था ये कि 1,80,000 रुपए से कम की जिसके भी इनकम है, उसके घर की चाहे छत पक्की हो, चाहे 4-4 मोटरसाइकिल ले रहा हो, चाहे उसके घर में टेलीविजन, फ्रिज, कूलर हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अरे ये तो तरक्की का सूचक है, होनी चाहिए तमाम सुविधाएं घर में गरीब के भी। मगर कांग्रेस को यही चीज रास नहीं आती थी, इसलिए हमने तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस थी ये सब समाप्त करके एक मुश्त 1,80,000 रुपया रख दिया। और हमने कहा वो गरीब की कोई जाति नहीं, वो किसी भी जाति बिरादरी से हो सकता है। इसलिए सबका हमने बीपीएल कार्ड बना के उसके साथ बाकी तमाम जितनी भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, वो सारा लाभ घर बैठे आप लोगों को उपलब्ध कराया। 60 साल में कांग्रेस की हुकूमत में इन लोगों से एक बात पूछना, आप लोगों ने तो देखी भी, अगर गरीब आदमी बीमार हो जाए और उसका अपना इलाज कराना हो तो कहाँ जाए इलाज करवाने के लिए?
या तो वो किसी के यहाँ अंगूठा लगाएगा या अपना घर गिरवी रखेगा, तब जाके कहीं अपने बीमार का इलाज करवा पाएगा। मगर एक गरीब माँ का बेटा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना, जो गरीबी में जिया, गरीबी में पड़ा और गरीबी में रहा और गरीबी को सहा। पहली बार सरकार बनते ही एक काम कर दिया, जो 2011 की जनगणना कांग्रेसिया ने कराई थी, उसी जनगणना के हिसाब से सब आदमियों के घर में 5 लाख रुपए तक का मोदी कार्ड भेज दिया और कहा कि जा कहीं भी इलाज करवा और इलाज के अभाव में अपनी जान मत दे। 60 साल का राज कम नहीं होता दोस्तों, और इस 60 साल के राज में हिंदुस्तान में इलाज के नाम पे एक संस्थान हम लोगों को दिया, एम्स का, ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल 60 साल में, अरे डूब के क्यों नहीं मर जाते? 10 साल हमें मिले, 10 साल में 15 एम्स चालू कर दिए, 7 पर काम जारी है, यानी 22 एम्स हॉस्पिटल बनाकर इस देश की जनता को सुपुर्द करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये लोग हमसे पूछते हैं कि गरीब विरोधी, ये किसान विरोधी। अरे किसान के नाम पे ठगी करने वाले लोग, इनसे पूछिए कि तुमने किसान के लिए कौन सा ऐसा काम किया है जिससे किसान खुश हुआ हो, समृद्ध हुआ हो? भाइयों, एक भी काम नहीं किया, और हमें कहते हैं ये किसान विरोधी है। 50 साल तक हिंदुस्तान में एक मुश्त जब तक इनका राज रहा, 50 साल के बाद आपने हमें एक मौका दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनते ही हमने एक ऐसा अद्भुत काम जो कभी कोई सरकार सपने में भी नहीं सोच पाई, उस काम को हमने हकीकत में करके दिखाया। हमने देश की जनता के सामने रखी बात। आपको सबको पता है कि हिंदुस्तान के किसान को नेशनल बैंक की चौखट पर चढ़ने की इजाजत नहीं थी। हम लोग लैंड मॉर्गेज बैंक में, हम लोग गांव की सोसाइटी में, कोऑपरेटिव में अपना बैंक का खाता खोलते थे, अपना काम करवाते थे। हम लोग आए, हमने आते ही कहा कि हम लोग नेशनल बैंक में खाता खोलेंगे। नेशनल बैंक में खाता खोल दिया, और खाता ही नहीं खोला, साथ में ये भी बात बोले कि 500 गज की फैक्ट्री अगर कोई आदमी लगा ले, उसको आप 10 लाख 20 लाख रुपए तक का लोन दे देते हो, उसकी लिमिट बना देते हो। मगर मेरा भोला किसान, आप नेशनल बैंक में खाता भी नहीं खोलते और उसकी लिमिट भी नहीं बढ़ाते। हिंदुस्तान के हर किसान के लिए 5 महीने में बैठते ही हम लोगों ने एक एक किसान का किसान क्रेडिट कार्ड बनाया, और 40,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की लिमिट 4% की ब्याज दर पर बना के, बताइए हम लोगों ने दी कि नहीं दी? और हमें कहते कि ये लोग किसान विरोधी हैं। आप तो बता दीजिए भाई, क्या आपने कौन सा काम ऐसा किया जिससे हर किसान की समृद्धि आई हो? हमने 2016 में कहा कि 2022 तक हम हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगना करेंगे। कोरोना भी आ गया, सारी दुनिया मंदी की मार में, सारी दुनिया महंगाई की मार में, अपने देश से बाहर सोचने की किसी की हिम्मत और औकात नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में भी हमने समय सीमा तय की। हमने कहा 2022 तक हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगना करेंगे, तो हम लोगों ने उसके करके दिखाया। अभी भी कई लोग ऐसे बदमाश हैं, वो कई बार बीच में खड़े होकर हमें कह देते हैं कि बताओ डांडा साहब, 2000 रुपये गेहूं का रेट है, अब 4000 रुपये कब करोगे? यह उनके द्वारा छोड़े गए ऐसे कारतूस हैं जिनका कोई काम नहीं होता। ये कड़ी बिगाड़ लोग बिना किसी जानकारी के आके कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। मगर मैं आप सबके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, 2014 में हमारी सरकार बनी, 2013-14 की लिस्ट निकाल लो। गूगल फोन तुम्हारे हाथ में, गूगल पर जाओ और जाकर देखो गेहूं का दाम क्या, बाजरे का दाम क्या, सरसों का दाम क्या,
अरहर का दाम, मूंग का दाम, उड़द का दाम, सोयाबीन का दाम, आपका सूरजमुखी का दाम, कपास का दाम, ज्वार का, गवार का, रागी का, आप किसी भी फसल का नाम ले लो और उसका रेट मरो 2013-14 क्या है और आज फिर 2023-24 में आज हम लोग आपको कितना दाम दे रहे हैं, यहीं बैठे बैठे हिसाब लग जाएगा। दुगने से कम नहीं है। हमने कहा दुगना दाम देंगे, हमने दुगना दाम दे दिया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमने जो कहा है उसको करके दिखाया है। भाइयों, अब हम लोगों का निर्णय, सारी देश की जनता से हमने सुधार मांगे, सारे देश की जनता से हमने सुधार मांगे और सुधार ये मांगा कि क्या हम लोग भारत को ऐसे लूटता पीटता देखते रहेंगे? क्या ये भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश नहीं बन सकता? क्या लोगों ने कहा बन सकता है। हमने कहा अपने सुझाव दीजिए। अपने सुझाव आ गए। देश के हर गांव-गांव में हमारी एक वैन घूम रही है, उसमें आपके सुझाव मांगे जा रहे हैं। उन्हीं सुझाव को आधार बना के हमने देश की जनता जनार्दन को संकल्प लिया दिया है कि 2047 तक जब हम लोग हिंदुस्तान की आजादी का 100वां साल बना रहे होंगे, तब तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। ये हमारा संकल्प है और इसी संकल्प पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि भाई 60 साल की भ्रष्टाचार की दलदल में से ये देश बड़ी मुश्किल से मोदी जी ने निकाल के बाहर उसको पटड़ी पे खड़ा किया और ये पटड़ी पे आ गया। अब तो टॉप गियर लगाना बाकी है और टॉप गियर लगाते कहा तो हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में खड़े थे, हम लोग 5वीं में आ गए और इस बार टॉप गियर लगाएंगे। 1 साल के अंदर अंदर ही इसी तीसरी टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था वाला देश ये बनेगा। इसी को बनाना है और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, कि इनके चक्कर में मत पड़ना। कोई कहेगा मेरी बुआ का छोरा चुनाव लड़ रहा है, कोई कहेगा मेरे मामा का बेटा चुनाव लड़ रहा। इस बार कांटा मार देना बड़े वाला और कहना कि मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा चुनाव है, ये मेरे मामा बुआ के लड़के का चुनाव नहीं, ये भारत माता को दुनिया का सबसे ऊंचे शिखर पर, सिंहासन पर बिठाने का चुनाव है। मैं मेरी भारत माँ को दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा, इसलिए कोई कंप्रोमाइज नहीं और इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ कमल खिलाऊंगा और कमल खिलाने के लिए आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूं। ये कांग्रेस के लोग कई बार हम लोगों को भी बोलते कि डांडा साहब एक बात बताओ, जब ये हमारी सरकार आती है एक भी काम नहीं हो पाता, तुम थोड़े दिन के लिए आते हो, इतने बड़े बड़े काम कैसे करते हो? मैं उनको यही कहता हूं भाई कि विकास तो किस चीज से होता है? कि विकास तो पैसे से होता है। तो पैसा आता कहां से? पैसा आता जब आप लोग लक्ष्मी मैया की पूजा करके माँ को बुलाते हो। तो ये लक्ष्मी मैया आती किस चीज पर है? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी हाथ पे बैठ के आई हो? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी मायावती के हाथी पे बैठ के आई हो? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी मुलायम सिंह का साइकिल चला के आई हो? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी चौटाला का चश्मा पहन के आई हो? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी झाड़ू पर बैठ कर आई हो? मित्रों, लक्ष्मी सदा कमल पर बैठ कर आती है। आपने कमल खिलाया। बताओ हिंदुस्तान में तरक्की, उन्नति, प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही? यही कमल खिलाना है। भारत को 2047 तक दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है, इसलिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम सब लोग अपने आस पड़ोस के सब साथियों के साथ 25 मई को अपनी इस एक उंगली की ताकत से
भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। आप इस उंगली से मशीन के अंदर क्या कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाओगे, उधर आवाज आएगी पी पी, है ना, उधर पीपिया भर जाएगी और उधर भारत तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की शक्ति बन जाएगी। दोस्तों, इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं तो इसलिए इजाजत लूंगा कि कई प्रोग्राम अभी बाकी है। मैं अभी एक जगह चाय पानी पे बिठा दिया। पहले जब मैं चाय पानी के प्रोग्राम पे था, अभी मैं मंच पे बैठा था, ये हमारे 3 सरपंच भाई बोल रहे थे, मुझे कहने लगे कि साहब हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। जोनी भी अड़े बैठा, मैंने देखा था पीछे ही था, कहाँ है सरपंच साहब थे, वहां पे वो बैठा है। ये सारे लोग मेरे पुराने साथी, काका भी तो था, चाचा कड़ गया, हाँ खड़ा है यार। ये सारे मेरे पुराने साथी लोग हैं। और इस हल्के में मैं एक टाइम में 2014 में लोकसभा का टिकट मांगता था। ये मतान जी बैठे, इनको पता है। ये सोनू है, यहाँ पे सरदार छोटा छोरा आया करता, इसके ना डाडी थी ना मूछ थी। आज वो मनीष जी दिखा मोटा मने, कहाँ है, तो वो भी नजर नहीं आया। गांव-गांव में जाके हम लोग लोकसभा के लिए मैं प्रयास करता था, मगर मुझे लोकसभा तो नहीं मिली। पानीपत ग्रामीण से मुझे विधानसभा मिल गई, मगर मैंने अपने पुराने साथियों को छोड़ा नहीं। मंच पे ये बहन बैठी है, ये भी मेरे बहुत प्रोग्राम किया करती उस टाइम। कोई घर हमने छोड़ा नहीं था कि जिस घर में हम लोग ना जाते हो। मगर मुकद्दर में तो हरियाणा की विधानसभा में जाके और पीछे ही आके एक मंत्री बनना था। अब जो मुकद्दर में है उसको तो कोई मिटा नहीं सकता। मगर आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं कि भाई जितनी हमारी ताकत होगी सारी ताकत लगाओगे, और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार स्नेह से एक नया और अच्छा मजबूत नेता आपकी सेवा करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।